आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th साइंस के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। और आज यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा के आपको यहाँ पर दो गुण लिखना है। ठीक है, देखिए पहला गुण क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, मतलब कभी भी इस प्रकार से कभी भी नहीं कटेंगे, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ये हो गया पहला गुण। दूसरा गुण क्या हो गया कि ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। जो ध्रुव होता है, जैसे कि हमारा दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ध्रुवों के समीप यानी कि ध्रुवों के सामने क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होते हैं ना, वह घनी होती है, मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। तो ये हुआ हमारा दो ठो इसका अच्छा गुण। आपका भी बहुत सारा गुण है, लेकिन यहाँ पर आपका गुण नहीं लिखना है, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का यहाँ पर गुण लिखना है, जो हम लोगों ने लिख दिया। याद भी हो गया पहला गुण कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ये हुआ एक बात। दूसरा बात क्या हो गया कि जो ध्रुव है, ध्रुव के समीप, ध्रुव के सामने क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगा, घनी होती है। ये दो चीज को आप लोग लिख दीजिए। आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। आगे देखिए, यहाँ पर किरण आरेख का क्वेश्चन है। क्या है किरण आरेख का क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। देख लीजिए, यहाँ पर अवतल दर्पण में आप लोगों को एक किरण आरेख खींचना है। जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, उस केस में आप लोगों को यहाँ पर खींचना है। तो चलिए सर यहाँ पर बनाते हैं। देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ये हो गया हमारा एक अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एफ होता है, यहाँ पर हमारा सी होता है, और सी में ही हमारा यहाँ पर वस्तु है। तो देखिए ये हो गया हमारा वस्तु। ठीक है, अब क्या होता है, एक किरण हमारा इस प्रकार से सीधे जाता है और एफ से होकर निकल जाता है। उसके बाद इस प्रकार से हमारा और एक किरण ऐसे जाता है और ये ऐसे होकर निकल जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से आया और यहाँ पर इस प्रकार से आया और यहाँ पर ये बीच में कट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये हो गया प्रतिबिंब का, यहाँ पर ये हो गया आप लोगों का प्रतिबिंब, यहीं पर हमारा कट रहा है। तो इस प्रकार से ये हो गया। बात क्लियर। देखिए किरण आरेख के लिए आप लोगों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा, जहां पर जितना भी किरण आरेख है उसको मैं आप लोगों को ट्रिकी कंसेप्ट से भी और ऐसे नॉर्मल कंसेप्ट से, दोनों कंसेप्ट से बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार से हमने इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस वस्तु को लिया है, इस वस्तु को लिया है, यानी कि बिंब को लिया है। बिंब हमारा कहाँ पर है, सी पर है। ये जो ए बी है ये हमारा क्या है, बिंब है। और ये जो ए डैश और ये जो बी डैश बना है ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है भाई, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। ये हमारा बिंब हो गया, ए बी जो है ये हमारा बिंब हो गया, वस्तु हो गया। और ये जो ए डैश बी डैश है ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, तो सी पर ही बना है, सी पर ही बना है। देख लीजिए, और हमने लिख दिया कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सी पर है। अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए वस्तु हमारा ए बी ऐसा है, ऊपर की ओर इसका तीर है, लेकिन जो प्रतिबिंब बना है ये हमारा नीचे की ओर है, मतलब ये और ये क्या है, एक दूसरे से उल्टा है। तो वही हमने लिखा है, मतलब यहाँ पर इसका जो प्रकृति है कैसा है, उल्टा है। और उल्टा होने से वास्तविक होता है, उल्टा होने से क्या होता है, वास्तविक होता है। तो एक चीज देख लीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो सी पर ही बना है, ये एक बात हो गया। प्रतिबिंब की प्रकृति ये उल्टा है, उल्टा होने से वास्तविक होता है, इसलिए वास्तविक ये उल्टा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका जितना साइज है इसका भी उतना ही साइज है, मतलब ये जितना बड़ा है ये भी उतना ही बड़ा है, मतलब दोनों क्या है, समान साइज का है। तो ये हमने प्रतिबिंब का जो साइज है इसको हम लोगों ने लिख दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समान साइज का हम लोगों ने लिख दिया है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अब आगे हमारे पास है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दे। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोला जाता है। तो देख लीजिए उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलेंगे, ऐसे धातुओं के ऑक्साइड जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलेंगे, जिसमें अम्ल का भी गुण पाया जाएगा और क्षारक का भी गुण पाया जाएगा, वैसे उसी ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। बात क्लियर हो गया। वैसे धातुओं के ऑक्साइड जिसमें अम्ल का गुण और क्षारक का गुण दोनों का गुण पाया जाएगा उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे, जैसे कि ZnO, जैसे ZnO। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है।
तो देखिए ये नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। ये होता है आधुनिक आवर्त नियम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि पित्त का कार्य है। पित्त का कार्य आपको बताना है। देखिए पहला कार्य है कि वसा का पायसीकरण करना, ये हो गया एक काम। दूसरा हो गया लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करना। ये दो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दें। देखिए खाद्य श्रृंखला को हम लोग आहार श्रृंखला भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। परितंत्र में हर एक जीव अन्य जीवों पर निर्भर रहती है तथा आपस में एक संबंध बनाती है, अर्थात एक श्रृंखला बनाती है। इसे आहार श्रृंखला या फिर खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे देखिए जो घास है, घास को कौन खाता है, हिरन, और ये हिरन को कौन खा जाता है, बाघ। ठीक है, तो यहाँ पर एक श्रृंखला बन रहा है, इसी को बोला जाता है खाद्य श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला। जैसे देखिए घास को कौन खाता है, कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, इस मेढक को सांप खाता है और इस सांप को बाज खा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक श्रृंखला बन रहा है। यही हुआ हमारा खाद्य श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखें। हाइड्रा है और राइजोपस है। ठीक है, देखिए हाइड्रा में मुकुलन विधि से होता है जनन, ठीक है, और ये अलैंगिक जनन होता है। इसमें राइजोपोस में भी हमारा अलैंगिक जनन होता है और इसमें बीजाणु गठन होता है। ये सब नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पर दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के बारे में बताना है। इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष यहाँ पर जैसा नाम है वैसा काम नहीं है, बल्कि उसके उल्टा काम है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि यहाँ पर निकट का वस्तु एकदम साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर का वस्तु यहाँ पर साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसी को निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। वही हमने लिख दिया है कि जब निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब इसमें निकट वाला वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर वाला वस्तु दिखाई नहीं देगा, उसी को क्या बोला जाएगा, निकट दृष्टि दोष बोला जाएगा। इसका क्या कारण है, देख लीजिए। इसमें नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इसका कारण हो गया। संशोधन कैसे दूर किया जाता है, किस लेंस का यहाँ पर चश्मा लगाया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, और एक होता है हमारा जरा दृष्टि दोष। ठीक है, उसके लिए द्विफोकल लेंस या फिर बायफोकल लेंस का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जहां पर प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड एक यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, और ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला जा रहा है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ पर बिंब का साइज दिया गया है, यानी यहाँ पर हमें एच का मान दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें फोकस दूरी दिया गया, देखिए एफ यहाँ पर हमें दिया गया है 18 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर हमें देख लीजिए, यहाँ पर बिंब की दूरी भी दिया हुआ है, यानी कि यू भी हमें दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी हमारा ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो बिंब की जो दूरी होती है, यू जो होता है, ये भी हमारा ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, प्रकृति निकालना है और साइज निकालना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर हर एक चीज को निकाल लेते हैं। बहुत इजी है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले है बिंब की ऊंचाई, इसको हमने एच मान लिया, एच बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर बिंब की दूरी यू दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें माइनस हो जाएगा, -27 हो गया। फोकस दूरी एफ, ये हमारा 18 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर भी निकालना है, प्रतिबिंब की साइज एच डैश निकालना है, और प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ पर हमें निकालना है। देखिए दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र हमारा क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v का 1/v प्लस 1 का 1, और u का मान है -27 हमने लिख दिया, बराबर f का मान है -18, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। 1/v प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/27 हो गया, बराबर -1/18 हो गया। अब देखिए 1/v हमने यहीं पर रहने दिया, -1/18 जहाँ है वहीं रहा, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/27 हो गया। अब ये दोनों में क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं। देखिए 18 और 27 का एलसीएम 54 हो जाएगा। 18 का पढ़ा में 3 बार में 54, 18 54 होता है, इसलिए 3 1 3 तो -3 हो गया। 27 का पढ़ा में 2 बार में है, तो यहाँ पर 2 1 2 हो गया, तो -3 प्लस 2/54, ये कुछ इस प्रकार से आ गया। अब आगे चलिए, आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा।
आगे हो जाएगा 1/v का 1/v, यहाँ पर क्या -3 + 2, तो -3 + 2 करेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ पर 54। क्या करिए, v को ऊपर भेजिए, 1 को नीचे लाइए, तो v ऊपर 1 नीचे, उसी प्रकार से 54 ऊपर -1 नीचे, तो इस प्रकार से हो गया। तो v का मान हमारा फाइनली क्या आ गया, -54 आ गया। तो यहाँ पर v का मान -54 आ गया और यहाँ पर आपको लिख देना है प्रतिबिंब की स्थिति में कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये चीज क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग m निकाल देते हैं। ठीक है, m का फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है, तो माइनस का माइनस हो गया, v का मान अभी हमारा आ गया -54 हमने लिख दिया और u का मान है -27। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो +54 हो गया और यहाँ पर -27 नीचे रह गया। अब 27 का 27, 27 दूनी 54 यानी -2 आ गया। यानी m का मान कितना आ गया, -2 आ गया। यानी m का मान हमारा क्या आया, ऋणात्मक आया। और जब भी m का मान ऋणात्मक आएगा तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह वास्तविक एवं क्या होगा, उल्टा होगा। चलिए प्रकृति भी हो गया। अब यहाँ पर हमें निकालना है साइज, तो साइज निकाल दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। साइज यानी कि यहाँ पर हमें h' निकालना है। तो देख लीजिए m बराबर होता है h' होता है। ठीक है, तो m का मान यहाँ पर -2 आया है, हमने लिख दिया। h' हमें निकालना है और h का मान 7 दिया हुआ है, तो 1 गुना h', तो h' हो जाएगा और यहाँ पर 2 7 14 यानी कि -14 हो गया। तो प्रतिबिंब की साइज यानी कि h' कितना आ गया, -14 सेंटीमीटर आ गया। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों की किताब में हर एक चीज को कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, कैसे, उदाहरण से समझाएं। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। ठीक है, पहला बात तो देख लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए संयोजन में क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। संयोजन में क्या होगा, देखिए तीर चिन्ह की साइड में बहुत सारा होगा, 2 होगा या फिर 2 से ज्यादा होगा और सब कुछ जुड़ जाएगा और यहाँ पर लास्ट में फाइनली एक ही टो बनेगा। ये संयोजन में होता है। वियोजन क्या होता है, वियोजन इसका उल्टा होता है। वियोजन में क्या होगा, तीर चिन्ह की इस साइड में एक ही टो रहेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, ये जो एक टो रहेगा नहीं टूट जाता है और टूट के या तो 2 टो या फिर 2 टो से ज्यादा बना लेगा। तो देखिए ना आपस में तो उल्टा है ना भाई, क्योंकि इसमें तीर चिन्ह की साइड में देखिए ऐसा होता है और तीर चिन्ह किधर में आप यहाँ पर संयोजन में एक हिट होता है, लेकिन तीर चिन्ह किधर में वियोजन में एक हिट होता है। तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है। तो ये चीज आप लोगों को लिख देना है और यहाँ पर आपको एक तो क्या कर देना है, जैसे में लिख देना है। ठीक है, जैसे में आप लोगों को लिख देना है। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे में, देख लीजिए यहाँ पर कोई सा भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संयोजन अभिक्रिया, चलिए आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए C+O2। C+O2 से क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। वियोजन में लिखना है आपको CaCO3 से क्या हो जाएगा हमारा CaO + CO2। ये हो गया हमारा वियोजन में, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया का आपने यहाँ एक करके एग्जाम्पल लिख दिया। देखिए इसके तीर चिन्ह के इधर एक ठो है और इसके तीर चिन्ह के इधर में एक ठो है। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है। आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 11 है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया। ठीक है, तो देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमियां क्या क्या उसमें दिक्कत था। पहला दिक्कत था कि इसमें हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया, हाइड्रोजन के लिए कोई विशेष स्थान नहीं था। इसमें समस्थानिकों को कोई सही स्थान नहीं दिया गया और इसमें अक्रिय गैसों का भी कोई स्थान कोई सही स्थान नहीं था। ठीक है, आगे चलिए। अगर हम लोग बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार से मेंडलीव के ये जितना भी कमियां था सबको दूर किया गया, तो क्या है देखिए। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया गया। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन को यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में एक निश्चित फिक्स एक स्थान मिल गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिकों को सही स्थान नहीं दिया गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिक को वही स्थान दिया गया है जो मूल तत्व का स्थान है, मतलब समस्थानिकों को भी स्थान मिल गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया गया, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को वर्ग 18 यानी कि ग्रुप 18 में रखा गया है। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग हर एक चीज को नोट करते चलिए और पढ़ते चलिए। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है। तो देखिए कार्बन में गुण होता है श्रृंखलन का गुण, इसी के कारण कार्बन के बहुत ही अधिक यौगिक होते हैं।
एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाती है। कार्बन के उस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। कार्बन के इसी गुण के कारण कार्बन के इतने अधिक यौगिक होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, आप लोग अगर एक बार पढ़िएगा, देखिए हो सकती है आपके और मतलब लॉन्ग में आ सकता है ये, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप उसके पूरे डिटेल को जान लीजिए। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाइए। देखिए दोहरा परिसंचरण के बारे में जानेंगे। दोहरा परिसंचरण, मनुष्य में रक्त को एक चक्कर पूरा करने के लिए इसे हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। इसे मनुष्य में दोहरा परिसंचरण कहते हैं। बात समझ में आया? रक्त को एक चक्कर पूरा करने में क्या होता है, रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। इसी को क्या बोला जाता है, दोहरा परिसंचरण बोला जाता है। एक बार में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजनित रक्त होता है और एक में हमारा एक बार ऑक्सीजनित रक्त होता है। मतलब ऐसा रक्त जिसमें एक बार ऑक्सीजन नहीं होता है और एक ऐसा रक्त जिसमें हमारा एक बार ऑक्सीजन होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जाता है और एक बार हमारा ऑक्सीजन वाला रक्त जाता है। पढ़िए ध्यान से, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। देखिए इसका व्याख्या क्या है। ऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में इकट्ठा किया जाता है। देखिए जो ऑक्सीजनित रक्त जो है, ठीक है, वह महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। जब दाएं अलिंद में बहुत सारा रक्त जमा हो जाता है, ठीक है, जब दाएं अलिंद सिकुड़ता है तो यह दाएं नीलय में चला जाता है। देखिए जब यहाँ पर दाएं अलिंद में जब बहुत सारा रक्त जमा हो जाता है तो वो सिकुड़ना शुरू कर देता है, और जब दायां अलिंद सिकुड़ता है तो यह दाएं नीलय में चला जाता है। जब दायां नीलय सिकुड़ता है तो यह विऑक्सीनित रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों में चला जाता है, जहां पर गैसों का विनिमय होता है। बात को ध्यान से समझ लीजिए। जो रक्त होता है वह महाशिरा के द्वारा आता है, सबसे पहले दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। दाएं अलिंद में जब बहुत ही अधिक मात्रा में रक्त हो जाता है तो वह सिकुड़ना शुरू कर देता है, और ये सिकुड़ के क्या करता है, ये दायां अलिंद जब सिकुड़ता है तो ये रक्त दाएं नीलय में चला जाता है, और फिर जब दायां नीलय सिकुड़ता है तो ये रक्त हमारा फेफड़े में चला जाता है, जहां पर गैसों का विनिमय होता है, ठीक है। और यहाँ से जो ऑक्सीजनित रक्त है, अब यह ऑक्सीजनित रक्त हो जाता है। यह रक्त ऑक्सीजनित होकर फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापस हृदय में, देखिए पहले यहाँ पर दाएं अलिंद में प्रवेश किया था, अब ये बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो ये ऑक्सीजनित रक्त बाएं नीलय में आ जाता है। पहले देखिए दाएं नीलय में आया था, तो अब ये बाएं नीलय में आ गया। जब बायां नीलय सिकुड़ता है तो यह रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी के माध्यम से वितरित किया जाता है। और इसको अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ से क्या होता है, जो हृदय है वहां पर 2 बार रक्त आता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए क्या कि अतः वही रक्त हृदय में से 2 बार गुजरता है, एक बार ऑक्सीजनित तथा दूसरी बार ऑक्सीजनित रक्त के रूप में। इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। और इस चित्र को आप लोग बना दीजिएगा, ये चित्र आप लोगों के किताब में भी है, ठीक है। इस चित्र को आप लोग यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर दीजिएगा। अगर आप लोग चित्र नहीं भी बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से नंबर मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा वहां से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर, ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग अनेक प्रकार से करते हैं, जिसमें से प्रमुख है सौर पैनल। सौर पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सौर पैनल का काम क्या होता है, सौर ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सौर पैनल बहुत सारी सौर सेलों का समूह होता है। सौर पैनल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बिजली उत्पन्न करती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। सौर पैनल के सौर सेलों में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर पैनल का रखरखाव सस्ता है, इसलिए आजकल सौर पैनल का उपयोग बहुतायत मात्रा में करके बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा सौर कुकर के रूप में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा इसका सुंदर सा आंसर, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए नंबर पहले देखिए कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई पर। देखिए जो प्रतिरोध होता है ना वह लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब अगर आर बढ़ेगा तो एल भी बढ़ेगा, अगर आर घटेगा तो एल भी घटेगा। मतलब जो होगा दोनों मतलब क्या होगा, एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पर है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसके लंबाई के क्या होते हैं, समानुपाती होता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, जो चालक का जो प्रतिरोध है वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर मैं लिख दिया है किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आर जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि इस प्रकार से आप लोग इसको लिखिएगा। किसी चालक का जो प्रतिरोध है उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। क्वेश्चन बी क्या है, देखिए हमें यहाँ पर 3 प्रतिरोध दे दिया गया है, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 6 ओम का, ठीक है।
यहाँ पर आप लोगों को जोड़ना है, किस प्रकार से जोड़िएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको एक बार 11 ओम प्रतिरोध प्राप्त करना है और एक बार 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो चलिए जोड़ा जाए और देखा जाए कि किस प्रकार से हमारा यहाँ पर होगा। देख लीजिए यहाँ पर देखिए आपको जो 3 प्रतिरोध दिया गया है, एक R1 दिया गया है, एक R2 दिया गया है, एक R3 दिया गया है। ठीक है, R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम और R3 का मान 6 ओम। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 11 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R1, R2 और R3 को हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 2 जोड़ 3 जोड़ 6, तो 2 3 5 6 11 ओम मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 ओम प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पाशर्व क्रम में जोड़ देंगे, बस कहानी खत्म। इसको हम लोग क्या करेंगे, पाशर्व क्रम में जोड़ देंगे R1 R2 R3 को। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 1/R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 6 का 6 हो जाएगा, 3 जोड़ 2 जोड़ 1 हो जाएगा। आप लोग भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर ये भिन्न का जोड़ है। देखिए दुका पारा में 6 के बारे में 3 बार में 3 लिखा, 3 का पारा में 6 के बारे में 2 बार में 2 लिखा, चौका में 6 के बारे में 1 बार में 1 लिखा हमने। तो ये हो गया। अब देखिए 6 के 6 6 के 6 कट जाएगा, तो 1/1 आया, यानी R का मान कितना आ गया, 1 ओम आ गया। यही तो हमें लाना ही था, तो ये हमारा आ भी किया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए आगे क्या है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। क्या है देख लीजिए कि डायनेमो क्या है। सबसे पहले डायनेमो के बारे में जान लीजिए। तो डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये डायनेमो का डेफिनेशन हो गया। ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत देखिए। तो ये जो डायनेमो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। अब प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो जो होता है उसके बारे में हमें बताना है। देखिए सबसे पहले बात जान लीजिए आप लोग कि ये जो होता है ना डायनेमो आप लोगों का 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो और एक होता है दिष्ट धारा डायनेमो। तो यहाँ पर हमें प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के बारे में बातचीत करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक करके देखिए हर एक चीज को। देखिए प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, ठीक है, जो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर देता है उसे प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या फिर जनरेटर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके हम लोग बनावट और इसके हम लोग कार्य को देखेंगे कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, ये किस प्रकार से काम करता है, हर एक चीज को देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसके सिद्धांत को। तो ये जो विद्युत जनित्र जो है या फिर ये जो हमारा डायनेमो है, ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जनित्र की कुंडली को घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। आप लोग जनरेटर देखे होंगे, जनरेटर में क्या होता है, इस प्रकार से एक घुमाने वाला होता है जिसको हम लोग एक्सेल बोलते हैं। उसको जब ऐसे ऐसे घुमाया जाता है तभी स्टार्ट होता है, जहां से हमें विद्युत धारा मिलता है। वही चीज यहाँ पर सिद्धांत में लिखा गया है। और याद रखिएगा ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। सबसे पहले आप लोग इसके चित्र को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। यानी देखिए जो चुंबक होता है ना, चुंबक का 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, यानी एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक हमारा देख लीजिए आयताकार कुंडली ABCD है। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आयताकार कुंडली ABCD है इसका देखिए 2 सिरा है, इसका 2 सिरा है। इसका जो पहला सिरा है ये विभक्त वलय R1 से जुड़ा हुआ है और इसका ये जो दूसरा सिरा है ये विभक्त वलय R2 से जुड़ा हुआ है। और ये जो विभक्त वलय R1 है ये ब्रूस B1 से जुड़ा है और ये जो विभक्त वलय R2 है ये ब्रूस B2 से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर एक एक्सेल है, इसी को घुमाया जाता है और ये सब के सब हमारे क्या है, एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। और इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख दिया है बनावट में, आप लोग देख लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि विद्युत जनित्र में एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो एक शक्तिशाली चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच रखा होता है। कुंडली का दोनों सिरा क्रमशः R1 एवं R2 वलयों से जुड़ा होता है। विभक्त वलय R1 ब्रूस B1 से तथा विभक्त वलय R2 ब्रूस B2 से जुड़ा हुआ है। दोनों ब्रूसों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है। एक एक्सेल दोनों वलयों के बीच रखा होता है, एक एक्सेल, ठीक है, जिसको हम लोग धुरी भी बोल सकते हैं। अब देखिए एक्चुअल में काम कैसे करता है, क्रियाविधि को ध्यान से सुनिए। काम कैसे करता है कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर गति करे। देखिए जब कुंडली को घुमाया जाता है तो जो भुजा AB है ये ऊपर की ओर चला जाता है, भुजा AB ऊपर की ओर चला जाता है और भुजा CD नीचे की ओर आ जाता है। इस टाइम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का यहाँ पर नियम लागू होता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में जो धारा है वह ABCD होते हुए प्रभावित होती है। इस प्रकार से धारा बहती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो एक शक्तिशाली धारा का निर्माण भी होता है। आधे चक्कर के बाद जब ये आधा चक्कर पूरा कर लेता है तो जैसे देखिए पहले AB ऊपर में था, CD नीचे था, लेकिन आधा चक्कर होने के बाद क्या होता है, AB हमारा नीचे आ जाता है और CD हमारा ऊपर चल जाता है। और इस टाइम जो धारा है ये उल्टा बहता है, यानी कि DCBA होते हुए धारा बहता है।
और ये जो प्रोसेस है ये चलते रहता है। एक बार ए बी ऊपर, फिर सी डी नीचे, फिर आपका ए बी नीचे, सी डी ऊपर, कभी ए बी सी डी होते धारा बहता है, कभी डी सी बी ए होते हुए धारा बहता है। तो ये प्रक्रिया चलते रहता है। ठीक है, धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करे उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाती है। तो ये हो गया इसका पूरी क्रियाविधि वगैरह हर एक चीज। ठीक है, बनावट बता दिया, क्रियाविधि बता दिया, आपको यहाँ पर मैंने सिद्धांत भी बता दिया। अब देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर 5 तो दिया गया है समीकरण, इसको संतुलित करना है। देखिए संतुलित करने पर एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा जहां पर आप लोगों को ट्रिकी कंसेप्ट से बताया जाएगा कि आप लोग संतुलित किस प्रकार से करेंगे। लेकिन फाइनली अभी आप लोग क्या करिए, इसके आंसर को अभी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अभी कॉपी में आप लोग आंसर को केवल और केवल लिख लीजिए। आगे आप लोगों को जब वीडियो मिलेगा तब आप लोगों को हर एक चीज पता चल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर पहला वाला जो है क्या करना है, इसमें यहाँ पर H2 के जगह पे आपको यहाँ पर 3 लगा देना है और यहाँ पर NH3 के जगह पे आपको 2 लगा देना है। इसमें Fe की जगह पे 3 लगा देना है, H2O के जगह पे 4 लगा देना है और यहाँ पर H2 के जगह पे 4 लगा देना है। ये पहले से ही संतुलित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं करना है। आगे चलिए डी नंबर वाला देखिए और ई नंबर वाला देखिए। तो डी नंबर वाला जो है देखिए यहाँ पर हमें केवल यहाँ पर HCl में 2 लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पर ई नंबर वाला जो है यहाँ पर केवल HCl में 2 लगा देना है। ये भी हमारा काम बन जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसका हमें नामांकित चित्र बनाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये आप लोगों की किताब में दिया हुआ है। इसका क्या करिए आप लोग, जैसा आप लोगों का किताब में दिया हुआ है इसको जैसा है वैसा ही आप लोगों को बना देना है। और कहाँ पर क्या है, जैसे जिह्वा हो गया, मुख हो गया, मुखगुहा हो गया, ग्रासिका हो गया, डायफ्राम हो गया, पित्ताशय हो गया, पित्तनली, यकृत, अग्न्याशय, आमाशय, क्षुद्रांत, जो भी है ये सबको आप लोग क्या करिए यहाँ पर नामांकित कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये चित्र को आप लोगों को बना लेना है। ये आप लोगों की किताब में भी दिया गया चित्र है, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोगों का काम बन जाता है। अब आगे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण को समझाएं। ठीक है, देखिए लिंग निर्धारण में क्या होता है, जब बच्चा का जन्म नहीं होगा उससे पहले जब भविष्यवाणी किया जाता है कि बेटा होगा, बेटी होगा, लड़का होगा, लड़की होगा, नर होगा, मादा होगा, क्या होगा, जब भविष्यवाणी किया जाता है ना, इसी को लिंग निर्धारण बोला जाता है। किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। देखिए लिंग निर्धारण को आप लोग किस प्रकार से इसके कंसेप्ट को याद रखेंगे, यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ, पहले आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए हमारा एक होता है नर, एक होता है नर और एक होता है हमारा मादा। कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर। जो नर होता है ना, इसके पास XY गुणसूत्र होता है और जो मादा होता है इसके पास XX गुणसूत्र होता है। अब देखिए जो यहाँ पर लिंग निर्धारण करता है, ये जो नर का ये जो Y है यही लिंग निर्धारण करता है। मतलब अगर देखिए नर से अगर हमें X मिले, ठीक है, और मादा से भी अगर हमें X मिले तो यहाँ पर XX बनेगा, यानी यहाँ पर हमारा मादा बन जाएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर देखिए नर से अगर हमें X ही मिलता है और इसके यहाँ से भी अगर हमें यहाँ पर फिर से यहाँ पर X मिल जाता है तब भी XX ही बनेगा, यानी तब भी मादा ही बनेगा। अगर यहाँ से हमें Y गुणसूत्र मिले और यहाँ से अगर हमें X गुणसूत्र मिले तो XY बन जाएगा, यानी कि नर जन्म लेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पर इसका Y ले लेते हैं, इसका X ले लेते हैं, तब भी यहाँ पर हमें XY ही मिलेगा, यानी नर का जन्म होगा। नर बोला जाए तो लड़का का जन्म होगा और मादा बोला जाए तो लड़की का जन्म होगा। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर जन्म होता है। चलिए अब मैं आपको डेफिनेशन के आधार से हर एक चीज को यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। लिंग निर्धारण कैसे होता है, नर में XY गुणसूत्र और मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। देखिए मादा के पास Y गुणसूत्र नहीं होता है। जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होते हैं। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र, देखिए जब निषेचन होगा उस टाइम अगर पुरुष का X लिंग गुणसूत्र मिले, ठीक है, और स्त्री का भी अगर X लिंग गुणसूत्र मिले तो इससे XX बनेगा, यानी जो संतान होगी वह लड़की होगी, और अगर पुरुष से अगर Y गुणसूत्र मिलता है और स्त्री से अगर X गुणसूत्र मिलता है तो निषेचन जब होगा तब XY गुणसूत्र बनेगा, इससे लड़का जन्म लेगा।
ठीक है, बस यहीं तक आप लोगों को लिख देना है। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, किसी भी परिवार में लड़के या लड़के का जन्म पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि वाई गुणसूत्र केवल और केवल किसके पास होता है, पुरुष के पास ही होता है। और इस संरचना को आप लोग बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नर में XY गुणसूत्र होता है, मादा में XX होता है। यहाँ पर XX बन रहा है, यानी कि लड़की यानी कि मादा, ठीक है। XY लड़का यानी कि नर। यहाँ पर मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट का भी कंप्लीट सोल्यूशन करा दिया है। आगे जितना भी मॉडल पेपर है कंप्लीट सोल्यूशन बहुत ही जल्द करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।